नमस्कार दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूँ वस्तु विनिमय का अर्थ, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ या मुद्रा का जन्म या उत्पत्ति का कारण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय कहते किसको हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है वस्तु विनिमय से आशय वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान से है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेच करके किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करता है और बेचने के बदले में इसकी मध्यस्थता कोई वस्तु न कर करके स्वयं में वस्तुएं ही एक दूसरे से बदली जाती हैं, तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, ये वस्तु विनिमय जो है प्राचीन समय में प्रचलन में हुआ करता था। अभी भी आप देखेंगे छोटे गांव में, देहातों में वस्तु विनिमय का बहुत छोटा सा रूप अभी भी चलन में आपको मिल जाता है। गांव में कुछ व्यक्ति जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, सब्जी बेचते हैं और बोलते हैं कि 1 किलो चावल के बदले 1 किलो आलू या 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो प्याज, ऐसे करते हैं। तो इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का जो अस्तित्व है आज खत्म हो चुका है। कहीं कहीं आपको 1-2 जगह गाँव में आपको इसका स्वरूप देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयां। क्योंकि वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी विनिमय की, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी और इन कठिनाइयों को देखते हुए ही मुद्रा का जन्म या मुद्रा की उत्पत्ति हुई। क्योंकि वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयां थी, इन कठिनाइयों को भी हम बारी बारी से देखेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इन कठिनाइयों पर भी मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि जो वस्तु विनिमय थी उसमें समस्या थी, लोगों को लेन देन करने में, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बेचने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए मुद्रा का जन्म हुआ या मुद्रा का आविर्भाव हुआ। मुद्रा का जो जन्म हुआ था या जो मुद्रा का उत्पत्ति हुई, वो एक यूं कहे कि बहुत एक बड़ी खोज थी। ठीक है, तो मुद्रा एक दिन का ही उत्पत्ति नहीं हुई है, मुद्रा की उत्पत्ति एक दिन में नहीं हुई है। मुद्रा की उत्पत्ति में वर्षों लग गए हैं, सैकड़ों वर्षों की उत्पत्ति के समय के बाद ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयां या मुद्रा का जन्म या उत्पत्ति का कारण। इसमें पहला पॉइंट है दोहरे संयोग का अभाव। यदि आपको प्रश्न मिलता है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयां क्या हैं, या इसी प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से घुमा देता है कि मुद्रा का जन्म या उत्पत्ति का क्या कारण है, तो दोनों सेम प्रश्नों का उत्तर, जो दोनों प्रश्न है दोनों का उत्तर सेम ही होगा। आप इसी मैटर को लिखेंगे। इसमें देखिए देखते हैं, पहला पॉइंट है दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं दोहरा संयोग होता क्या है। जब वस्तु विनिमय चलता था तो उस समय एक व्यक्ति को अपनी कोई वस्तु बेचनी होती है, उसके बदले किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी होती है, तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होती है जो उसके पास की वस्तु को ले और अपने पास की वस्तु को उसको अदला बदली करने के लिए या लेन देन करने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार दोहरा संयोग का मिलना बड़ा कठिन होता था। जैसे अगर इसको उदाहरण स्वरूप में समझा जाए, जैसे एक व्यक्ति विनय है, उसके पास चावल है और उस चावल को बेच करके कपड़ा लेना चाहता है, तो वे कपड़े के व्यापारी के पास जाएगा और कपड़े के व्यापारी यदि उस व्यक्ति का विनय का चावल लेना चाहता है तभी दोनों का संयोग होगा और वह व्यापारी जो है विनय का चावल लेगा और विनय जो है व्यापारी का कपड़ा लेगा, तभी इनका विनिमय संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा, दोहरा संयोग नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, दोहरे संयोग का अभाव। तो दोहरा संयोग अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, विनिमय नहीं होगा। दूसरी कठिनाई है वस्तु की विभाजन की कठिनाई। दूसरी कठिनाई क्या है, वस्तु की विभाजन की कठिनाई। यह भी एक बहुत बड़ी कठिनाई थी वस्तु विनिमय के समय में। ये होता क्या है, जैसे किसी एक व्यक्ति को अपनी वस्तु बेचनी होती है और उसके बदले में उसको 2-3 वस्तुएं खरीदनी होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, सॉरी एक पशुपालक है, उसके पास एक बकरी है और उस बकरी को वो बेच करके उसके बदले में कपड़ा लेना चाहता है, सामान लेना चाहता है, कुछ और भी वस्तु खरीदना चाहता है। मान लीजिए 3 कोई वस्तु उसको खरीदनी है। ठीक है, कपड़ा ले लीजिए, दवा ले लीजिए, एक और कोई वस्तु, जूता ही मान लेते हैं, उसको 3 चीज चाहिए और उसके पास बेचने के लिए बकरी है। तो वह ऐसे 3 व्यक्ति या एक ही व्यक्ति को खोजे जिसके पास उन तीनों वस्तुओं को उसके पास उपलब्ध हो, यानी उसके पास कपड़ा भी हो, उसकी जरूरत की सामान हो और जूता भी हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो इस व्यक्ति के बकरी को ले सके और उसके पास से 3 वस्तुओं को दे सके। तो इसमें होता क्या था, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं, एक व्यक्ति विनय है,
विनय के पास एक बकरी है, उसको बकरी को वो बेच करके 3 वस्तु लेना चाहता है, कपड़ा लेना चाहता है, जूता लेना चाहता है और मान लीजिए एक और कोई वस्तु लेना चाहता है। ठीक है, 3 वस्तु लेना चाहता है तो विनय क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास कपड़ा हो, जूता हो और वो उसकी आवश्यकता की एक और वस्तु हो। तो ऐसी 3 वस्तु मिलना एक व्यक्ति के पास संभव नहीं है, तो वो 3 व्यक्तियों के पास ही होगा। तो जो विनय की बकरी होगी वो 3 को जब हम बांट के देंगे यानी उसको विभाजित करेंगे तो बकरी की जो वैल्यू होगी उसकी तो वैल्यू शून्य हो जाएगी, क्योंकि बकरी क्या है, जीवित वस्तु है, उसको हम काटेंगे तो उसकी मूल्य जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी कठिनाई थी वस्तु विभाजन की कठिनाई। अगर हम कोई वस्तु एक बड़ी वस्तु को बेच करके बदल करके कोई 2-3 वस्तु लेना चाहते थे तो अपने वस्तु का विभाजन करना बड़ा जटिल समस्या होता था, हम उसको आसानी से विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो वस्तु विनिमय की कठिनाई है, वस्तु विभाजन की कठिनाई, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या उस समय हुआ करती थी। इसी कारण जो है मुद्रा की उत्पत्ति धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, वस्तु विभाजन की कठिनाई। अब तीसरा पॉइंट है मूल्य मापक की कठिनाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मूल्य मापक की कठिनाई। इस कठिनाई में होता क्या था, एक व्यक्ति को एक वस्तु को दे करके दूसरे वस्तु से कितनी वस्तु लेनी है, उसकी मात्रा कितनी होगी, इसका मापन करना बड़ा कठिन काम होता था। इसका अंदाजा लगाना बहुत ही जटिल कार्य होता था। जैसे विनय जो व्यक्ति है वो अपना चावल बेच करके व्यापारी से कपड़ा लेना चाह रहा था, जैसे कि हमने इस उदाहरण में आपको बताया था। तो विनय क्या करेगा, कितने किलो चावल दे करके 1 मीटर कपड़ा लेगा व्यापारी से। इस विनिमय दर का आकलन करना बड़ा कठिन काम होता था, क्योंकि जो विनय है वो तो चाहेगा कि मुझको कम चावल दे करके अधिक कपड़ा मिले, लेकिन जो व्यापारी है वो चाहेगा कि मुझको कम कपड़े दे करके अधिक चावल मिल जाए। तो दोनों में एक विरोधाभास, एक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो इस तनाव से बचने के लिए ही मुद्रा का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये जो कठिनाई थी मूल्य मापक की कठिनाई, ये भी उस समय एक मेजर समस्या हुआ करती थी वस्तु विनिमय के समय में। तो मूल्य मापक की कठिनाई एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। उस दौरान हुआ क्या करता था, जो भी व्यक्ति अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता था, वो व्यक्ति क्या करता था, अपनी वस्तु के वैल्यू को बढ़ा चढ़ा करके रखता था और चाहता था कि दूसरे व्यक्ति से हम कम सामान लें और दूसरे व्यक्ति से हम ज्यादा लें और अपने से अपना सामान हम कम लें। इस स्थिति में होता क्या था, वस्तु विनिमय करना बड़ा कठिन होता था। तो ये भी उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या थी, मूल्य मापक की कठिनाई। इन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मुद्रा का जन्म या उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अब चौथा देखते हैं हम लोग, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। प्राचीन समय में होता क्या था, जब कोई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था तो उसको अपना खेत, अपना घर बेच करके दूसरे जगह जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती थी और अंततोगत्वा वो करता क्या था, अपनी भूमि, अपनी जमीन वहीं छोड़ करके फ्री में चला जाता था दूसरे जगह। तो ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती थी, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। तो मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई क्या थी, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति मोहन है, वे रांची में उसका घर है और वो रांची से जो है कि दिल्ली जाना चाह रहा है। ठीक है, तो रांची से जब वो दिल्ली जाना चाहेगा तो रांची में उसका कुछ मकान है, कुछ उसकी भूमि है, उसको वो क्या करता, दिल्ली जाना चाहेगा, उसको एक दिल्ली में ऐसे व्यक्ति की तलाश होगी जो रांची जाना चाहता है अपना दिल्ली का मकान और भूमि को बेच करके। तो ऐसे 2 व्यक्ति अगर मिल जाते, दोहरा संयोग हो जाता तो दोनों अदला बदली करते। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा संयोग होना बहुत ही कठिन काम है। कोई एक व्यक्ति रांची से दिल्ली जाना चाहे और दूसरा व्यक्ति दिल्ली से रांची जाना चाहे, और वो भी अगर मिल भी जाए तो वो कितनी मात्रा होगी इसका डिसाइड करना बहुत कठिन काम हो जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। तो अगर उस समय अगर ये मुद्रा का जन्म हो गया होता तो ये कठिनाई समाप्त हो गई होती, यानी मुद्रा का जब जन्म हुआ तो ये कठिनाई कैसे समाप्त हो गई, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, जब मुद्रा का जन्म हुआ, मुद्रा की उत्पत्ति हुई, तब अब क्या है, कोई व्यक्ति अगर रांची से दिल्ली जाना चाहता है तो वो बड़े आसानी से अपनी जमीन को, अपनी भूमि को रांची में बेच करके पैसे कलेक्ट करके वही पैसा ले जा करके दिल्ली में अपना मकान खरीद सकता है, अपनी भूमि खरीद सकता है और वहां वो रह सकता है, बस सकता है, आसानी से गुजर बसर कर सकता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। हमने 4 पॉइंट अभी देख लिया मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। अब अगला है मूल्य संचय में कठिनाई। मूल्य संचय क्या है,
मूल्य संचय का शाब्दिक अर्थ है मूल्य को एकत्र करना या एकत्रित करना या सुरक्षित रखना या बचा करके रखना। ठीक है, तो ये मूल्य संचय में कठिनाई है। वस्तु विनिमय में वस्तुओं के मूल्य को संचित करना एक बहुत ही जटिल कार्य था, एक बहुत ही परेशानी का एक विषय था। लेकिन आज के समय में और उस समय में भी जो वस्तुएं हुआ करती हैं वो शीघ्र नाशवान या कुछ समय के बाद नष्ट हो जाने वाली ही वस्तुएं होती थी। तो जैसे एक व्यापारी है, वो किसान है, सब्जियों का उत्पादन करता है, किसान है सब्जी का उत्पादन करता है, तो उसकी जो सब्जी है, सब्जी ज्यादा दिन तक सब्जी को ज्यादा दिन तक हम बचा करके सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। उसको 2 दिन 3 दिन के बाद यदि हम उसका उपभोग नहीं करते हैं तो वे नष्ट हो जाएगा, प्रयोग के लिए लायक नहीं बचेगा। तो उसको हम अगर प्रयोग में लाना है तो उसको हम कैसे, उसके मूल्य को कैसे संचित करके रखें, या उस समय एक बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। यानी अगर हमारे पास सब्जी है तो हमको उस सब्जी को तुरंत दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के उस सब्जी को बदल करके अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु तुरंत लेनी होगी। यानी हम उस पैसे को उस समय तो पैसा था ही नहीं, तो यानी उसकी संचय को, उसके मूल्य के संचय को हम कुछ दिन के लिए सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे। तो इस कठिनाई को भी इस कठिनाई के कारण भी मुद्रा का जन्म और मुद्रा की जब उत्पत्ति हुई तो ये कठिनाई भी अपने आप समाप्त हो गई। क्योंकि जब मुद्रा का जन्म हो गया, मुद्रा की उत्पत्ति हो गई, तो ये जो मूल्य संचय में कठिनाई थी ये धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्योंकि अब क्या होता है, जो सब्जी का किसान है वो अपना सब्जी उत्पादन करता है और उसको तुरंत मंडी में ले जाकर के बेच करके उस पैसे को रख लेता है, और भविष्य में जब कभी भी उसको उसी सब्जी की या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है, वह उस पैसे से, यानी जो बेच करके उसने वो पैसा कमाया था, उस पैसे से ही वो दूसरी वस्तु खरीद करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो मूल्य संचय में कठिनाई उस समय वस्तु विनिमय में एक बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। आखिरी है, लास्ट है, भावी भुगतान की कठिनाई। भावी भुगतान यानी भविष्य में भुगतान। वस्तु विनिमय में उधार क्रय विक्रय करना एक बहुत ही जटिल समस्या हुआ करती थी। यानी उस समय में व्यक्ति उधार क्रय विक्रय नाम मात्र के कर पाते थे या तो नहीं करते थे। इसका कारण क्या था, यदि हम आज आपको कोई वस्तु उधार देते हैं, यानी सोहन ने अपना चावल मोहन को दिया और भविष्य में मोहन से कपड़ा लेना चाहे, तो उसका विनिमय दर भविष्य में क्या होगा, यानी उस भविष्य में चावल का मूल्य क्या होगा और कपड़े का मूल्य क्या होगा, इन दोनों को मापन करना बड़ा कठिन होता था, जिससे ये दोनों को मिलाना असंभव सा प्रतीत होता था। तो ये जो भावी भुगतान की कठिनाई है, वस्तु विनिमय में भी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मुद्रा का जन्म या मुद्रा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2-3 चीजों को समझा और जाना। पहला तो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तुओं की अदला बदली या लेन देन ही वस्तु विनिमय कहलाता है। फिर था वस्तु विनिमय की कठिनाइयां या मुद्रा की जन्म या उत्पत्ति का कारण। इसमें देखिए 2 प्रश्न समाहित है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। प्रश्न जो है उसकी भाषा अलग अलग हो सकती है, उसका बनावट या स्वरूप अलग हो सकता है। जैसे पहला प्रश्न हमारा इससे बन सकता है, वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयां हैं, और दूसरा क्या है, मुद्रा की जन्म या उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है। इसको हमने बारी बारी से आपको समझा दिया। ये जो है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर परीक्षा में पूछते हैं और आप लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन ये आसानी से समझ में नहीं आता है। तो मेरे द्वारा इसको सरल और आसान शब्दों में बताया गया और समझाया गया। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही।